सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक छोटा सा पोर्शन अगेन बेटा, जिसको बोला जाता है टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं चैप्टर का नेम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी के नए अपडेट के अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन जो है इसको रखा गया है सिलेबस में। इट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ आज टिश्यू सिस्टम को। हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा एक टॉपिक दिमाग के अंदर उठा लेना है आप लोगों ने कि टिश्यू होता क्या है। दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ एनसीईआरटी ने क्या लिखा है ज़रा इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। मैं फिर से प्योर एनसीईआरटी लेके चलूँगा, जहाँ पे कोई लाइन डिफिकल्ट होगी उसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। यहाँ लिखा है वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। हम लोगों ने टाइप ऑफ टिश्यूज़ की बात की है अभी थोड़े दिन पहले। जैसे आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम सुना होगा या आप लोगों ने परमानेंट टिश्यू का नाम सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक देखना क्या है इस टिश्यू सिस्टम के अंदर कि कौन कौन सा टिश्यू कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट अपॉन देयर लोकेशन। एक चीज़ तो पता चली कि टिश्यू जिस जिस लोकेशन के ऊपर जाएगा वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड करेगा। इसको कहीं ना कहीं सुना होगा, डिफ्रेंशिएशन जो है दैट डिपेंड्स, कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने ये लाइन, अपॉन द लोकेशन। ऑलराइट, डिफ्रेंशिएशन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। तो जो भी सेल जहाँ पे जाके लोकेट होगा वहीं पे जाके वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स पढ़े होंगे, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़े होंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो सब कुछ लोकेशन के ऊपर डिपेंड था बेटा। नाउ हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट है? 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। The first one is known as epidermal tissue system. The second is ground tissue system and the third one is known as vascular. देखो भाई एनसीईआरटी ने यहाँ इसका एक और नाम दिया है जो कि बाद में मेंशन नहीं किया है, conducting tissue system. Then vascular tissue system is also known as conducting tissue system, right? चलिए सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो भाई एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम होगा वो क्या इंक्लूड करेगा? सबसे पहली चीज़ एपिडर्मिस। क्या इंक्लूड करेगा? एपिडर्मल सेल्स। दूसरी चीज़ क्या इंक्लूड करेगा? स्टोमेटा। बिकॉज आपको पता है ये जो स्टोमेटा होते हैं दे अराइजेज ओवर एपिडर्मिस। और इसके अलावा ये तीसरी चीज़ क्या इंक्लूड करेगा हमारे पास? दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें एक है ट्राइकोम्स और एक है रूट हेयर्स। दोबारा से कह रहा हूँ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा? एक आएगा एपिडर्मल सेल्स, सेकेंड इज स्टोमेटा, राइट, एंड द थर्ड वन आप लोग को पता होगा, द थर्ड वन इज नोन एज एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेज उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो कि एपिडर्मिस से बाहर की तरफ को ग्रो होगी, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। और एपिडर्मल अपेंडेज के लिए इसने एनसीईआरटी ने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, ट्राइकोम्स। दूसरा अगर हेयर्स याद रखना है तो आप लोगों को रूट हेयर्स याद रखना है बेटा, रूट हेयर्स, ठीक है। चलिए वापस आइए, यहाँ पे क्या लिखा है? एपिडर्मिस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बारे में आप लोगों ने टीएस के अंदर पढ़ा है, मैंने पूरे डिटेल्स कराई थी। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, सब लोग जानते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? एलोंगेटेड। कैसे प्रेजेंट है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? टाइटली अरेंज्ड सेल्स हैं और एक लगातार लेयर होती है। कुछ पॉइंट्स याद होंगे। एपिडर्मिस मैंने बताया था हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है, हमेशा पैरेनकाइमेटस होती है, हमेशा एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनती है, सेल्स बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेजेंट होते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है और सेल्स आर एलोंगेटेड,
ठीक है। साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब सेल्स ही छोटे छोटे और लंबे लंबे हैं, मतलब लेंथ वाइज ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी थोड़े अमाउंट में होगा, बट लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल क्यों होता है यार? बीइंग अ प्लांट सेल है, उसमें 90% एरिया तो वैक्यूल ही कंटेन करता है, तो एज इट इज सेम होगा। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय अ वेवी थिक लेयर। अब ये क्या है? वेवी, और ऊपर से क्या लिखा है? थिक लेयर। थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सॉरी वैक्सी थिक लेयर है यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन जो वैक्स है, वैक्स क्या होता है? एक टाइप का लिपिड होता है। और कौन सा वाला लिपिड होता है? सिंपल लिपिड होता है। कंफ्यूज मत करना कि सर ने पहले वेवी क्यों बोला। डायग्राम जब आप देखोगे तो वहाँ पे वेव लाइक स्ट्रक्चर बना होगा हमेशा, क्यूटिकल जो जहाँ पे बनेगी, रूट पे या स्टेम पे या लीफ पे। रूट पे जनरली एब्सेंट रहती है। अब ये जो वैक्सी थिक लेयर है वो किससे बनी है? सिंपल लिपिड से। और उस वहाँ पे एक टाइप का प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, क्यूटिन प्रोटीन। ये जो क्यूटिन प्रोटीन है और साथ में वैक्स जो होगा, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करेगा? लिखा है इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, तो सिंपल बोलो ना, ये ट्रांसपीरेशन के लॉस को कम कर देगा। सिंपल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट्स, इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दे रखी है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ आपको। देखो, जो अपने पास स्टोमेटा होता है, ये छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, तो इनको ना ज़्यादातर माइन्यूट स्ट्रक्चर बोला जाता है। माइन्यूट बोले तो छोटे, या फिर इनको टाइनी भी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। क्या कंटेन करते हैं ये? स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस के अंदर क्या कर देने का आप लोगों को? गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है। और थर्ड यहाँ पे एक पोर होता है, उसको स्टोमेटल पोर बोल दो। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं बेटा। दे कैन बी किडनी शेप, इसको बीन शेप भी बोला जाता है, किडनी या फिर बीन शेप। एंड द सेकंड वन इज डम्ब बेल शेप। किडनी या बीन शेप जो होगा दैट इज इन डाइकॉट्स, और डम्बेल शेप कहाँ होगा बेटा? इन मोनोकॉट्स। दूसरी बात, यहाँ पे बेटा जो ये सब्सिडरी सेल्स होते हैं ना, यहाँ लिखा है दे आर प्रेजेंट इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स का मतलब क्या हुआ बेटा? हमारे पास यहाँ पे गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। ये होते कैसे हैं? दे आर ऑल्सो पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं। शायद यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाइए ज़रा वापस, और थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रख लीजिए। अगर कोई बोलता है कि स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, दे हैव रोल इन ट्रांसपीरेशन, और साथ में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? गैसियस एक्सचेंज। तो जब भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो ट्रांसपीरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज, आपको दोनों के दोनों वर्ड एक साथ याद रख लेने बेटा स्टोमेटा के। चलो मैं एनसीईआरटी की तरफ आता हूँ वापस। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। हम लोगों को पता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ग्रो होता है। स्टोमेटा क्या रेगुलेट करता है? ट्रांसपीरेशन को एंड गैसियस एक्सचेंज को। हर एक स्टोमेटा या स्टोमा के अंदर दो बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, जो जिन दोनों के बीच में देखो ये पोर सा प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गार्ड सेल। ठीक है।
इन ग्रासिस की बात करें तो मोनोकॉट की, तो गार्ड सेल जो होंगे वो डम्बल शेप होंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, डम्बल शेप। कहाँ पे है डम्बल शेप, ग्रासिस के अंदर है। आउटर वॉल जो होगी गार्ड सेल की, जो कि अवे है स्टोमेटल पोर से, वो थिन है। ज़रा डायग्राम की तरफ आ जाइए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये गार्ड सेल की ये वाली जो वॉल है ना बेटा, ये आउटर है, तो ये हमेशा होगी थिन, और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दिस पार्ट, ये हमेशा क्या होगा, थिक। ये थिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, रेडियली अरेंज सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और आज सीखने के लिए मिली है जस्ट अभी। ज़रा देखिए आप लोग, क्या लिखा है कि जो आउटर वॉल है गार्ड सेल की वो कैसी है, थिन, और इनर वॉल कैसी है बेटा, हमारे पास थिक है। इस चीज़ को याद रख लीजिए। तो लिखा है कि गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये क्या प्रेजेंट है, दे आर क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल लीफ का पार्ट है ना यार, क्लोरोप्लास्ट तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो गई। और गार्ड सेल का काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को और कुछ नहीं यार, ट्रांसपीरेशन ही तो बोलते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके सराउंडिंग में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। गार्ड सेल के सराउंड में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्टोमेटल अपर्चर है एंड गार्ड सेल्स है एंड सब्सिडरी सेल्स है, ये सभी के सभी मिला के बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। होपफुली आप लोगों को इतना तो शायद समझ आ ही गया होगा। चलिए बेटा, अब मैं ज़रा दूसरे वाले टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बेटा इसको अगर आप लोगों को समझना है तो एक चीज़ तो भाई दिमाग में बिठा लो, जब तक आपको टीएस समझ नहीं आएंगे रूट स्टेम एंड लीफ के, तब तक आप ग्राउंड टिश्यू समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले टीएस की वीडियोस डाले हैं, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डाला है बेटा। चलिए, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसको कैसे याद रख लेना है, 3 टिश्यू सिस्टम थे बेटा। एक था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आप लोग जानते हैं, और तीसरा मैंने बोला था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये इन दोनों टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर अप करने से पहले एक चीज़ देख लो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, एपिडर्मिस। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, वेस्कुलर टिश्यू बोले तो वेस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ज़्यादातर हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है, कॉर्टेक्स में, और कहाँ मिलेगा, पेरिसाइकल में, और कहाँ मिलेगा, पिथ में, और कहाँ मिलेगा, मेडुलरी रेस में। मेडुलरी रेस किसका पार्ट है, हमारे पास डाइकॉट स्टेम का है बेटा, वहाँ स्टेम एंड रूट के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब कि अगर आप तुम ज़्यादातर देखो तो हमें ज़्यादातर ग्राउंड टिश्यू के अंदर पैरेनकाइमा ही देखने के लिए मिलता है। इट मीन्स आई कैन से पैरेनकाइमा is most common simple permanent tissue in the plants के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज पैरेनकाइमा। अब अगर कोई बोलते हैं कि कहाँ कहाँ मिला, अगर आपने रूट या स्टेम या लीफ का स्ट्रक्चर याद किया होगा तो वहाँ पे देखो, रूट पे एपिडर्मिस में पैरेनकाइमा है, कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमा है, एंडोडर्मिस में भी कुछ पार्ट में पैरेनकाइमा है, पेरिसाइकल में भी कहीं ना कहीं पैरेनकाइमा है, मेडुलरी रेस में भी पैरेनकाइमा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब बात की है यहाँ पे लीव्स की, है ना बेटा। देखो, इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट या कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल। भाई देखो, ये भी पैरेनकाइमा है,
इसको क्लोरेनकाइमा बोला जाता है। समटाइम्स पेरेनकाइमा अपने आप को मॉडिफाई कर देता है और क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर देता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लोरेनकाइमा इज मेसोफिल, एंड दिस मेसोफिल इज प्रेजेंट इन बोथ द लीव्स। बोले तो वी कैन से डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। ऑलराइट, यहाँ तक ओके। जो नेक्स्ट पोर्शन है ना यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ड तो सबसे पहले दिमाग में रख लेना है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू से वर्ड उठा लो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल से वर्ड उठा लो जाइलम एंड फ्लोएम। अब ट्राई करो इसको याद करने के लिए, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं, जैसे कि फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। कई बार यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के बीच में देखो, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया प्राइमरी जाइलम, ये फिर से हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ये फिर से हो गया प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे कैम्बियम जो है दैट इज अब्सेंट। जब भी कैम्बियम अब्सेंट होगा तो हम लोग एक वर्ड यूज कर देंगे, दैट इज नोन एज क्लोज वेस्कुलर बंडल। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में देखा जाए, इस वाले केस में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। मतलब कैम्बियम प्रेजेंट तो ओपन, कैम्बियम अब्सेंट तो क्लोज। ये जो कैम्बियम होता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है इंट्रा फेसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, डाइकॉट स्टेम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो ये जो अपने पास कैम्बियम प्रेजेंट है, ये ओपन जो वेस्कुलर बंडल है, ये इसका एग्जाम्पल मैं बोल दूंगा डाइकॉट स्टेम। तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल खुद दिमाग में आ जाना चाहिए, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। लिखा है कि डाइकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच में। यहाँ पे सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू, हैंस कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। देखो कंफ्यूज कर देगा, याद रखना। ये यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम बेटा बाहर को भी डिवाइड कर सकता है, ये कैम्बियम बच्चे अंदर को भी डिवाइड कर सकता है। अगर इसने अंदर को डिवाइड किया तो ये क्या बना देगा, अंदर की तरफ क्या है, सेकेंडरी जाइलम। और अगर इसने बाहर को डिवाइड किया तो क्या बना देगा, सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब कैम्बियम अंदर और बाहर दोनों साइड को डिवाइड कर सकता है ओपन वाले केस में। उसके बाद क्या लिखा है देखो, इन द मोनोकॉट्स वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, हैंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू नोन एज क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो एक वेस्कुलर बंडल और दे रखा है, यहाँ देखो, इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी फ्लोएम, इसको मैंने बोला प्राइमरी जाइलम। जाइलम अपनी ही पोजीशन में प्रेजेंट है और फ्लोएम उसके अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर तुम्हें कोई बोले व्हाट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल, तो तुम्हें याद रख लेना है, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, व्हेन द जाइलम, कौन सा जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, दोनों अलग अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर इस जाइलम के पीछे फ्लोएम होता तो ये रेडियल नहीं होता था। ठीक है, रेडियल का मतलब क्या है, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग रेडियस है। चलो वापस आ जाओ। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundle are arranged in an alternate, okay, alternate को बोलेंगे different radii, that is known as radial vascular bundle. This radial vascular bundle is found in the roots, दोनों में मिलेगा बेटा मोनोकॉट रूट, और कहाँ देखने के लिए मिलेगा बेटा, डाइकॉट रूट। तो रूट के अंदर हमेशा रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, स्टेम के अंदर अपने पास अब एक वर्ड आएगा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है बेटा। अब ये कॉन्जॉइंट क्या है,
कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में रेडियस से ऑपोजिट होगा। रेडियल में दोनों अलग अलग रेडियस पे थे, कॉन्जॉइंट में दोनों सेम रेडियस पे होंगे। द जाइलम एंड फ्लोएम, अगेन आई एम सेइंग द प्राइमरी जाइलम बच्चे, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल था पहले वाला, ये तो रूट में मिलता था, अब बचा क्या मेरे पास, स्टेम बचा, और स्टेम डाइकॉट एंड मोनोकॉट होगी। और क्या बचा मेरे पास, लीफ बचा, ये भी कैसा होगा बेटा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट होगा। इन सभी के अंदर मुझे देखने के लिए मिलता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। लिखा है द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। ओके, तो मतलब कि ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, ये भी कॉन्जॉइंट का है। देखो असल में कैसे याद रखना है, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ तुम्हें। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होंगे। ठीक है, एक को बोलने का है कॉन्जॉइंट, ठीक है, और दूसरे वाले को बोल देना है एज पर एनसीईआरटी रेडियल। रेडियल वेस्कुलर बंडल हमारे पास एग्जांपल आएगा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अपने पास दो टाइप्स आएंगे। ठीक है, एक होता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, मैं और डिटेल में बता रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें, एंड द सेकंड इज कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी हमें बाई कोलेट्रल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो कोलेट्रल होता है ये फिर से दो टाइप में डिवाइड होता है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल के बाद आता है वर्ड ओपन और एक वर्ड आता है क्लोज। तो ओपन वेस्कुलर बंडल का एग्जांपल आप लोगों ने देखा, दैट इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। ऑलराइट, सिमिलरली इफ आई से क्लोज वेस्कुलर बंडल का एग्जांपल क्या होगा मेरे पास, तो क्लोज में मेरे पास आता है बेटा मोनोकॉट स्टेम, एज वेल एज वी हैव टू अदर एग्जांपल्स, दो अदर एग्जाम्पल और होंगे हमारे पास। वन इज डाइकॉट लीफ, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मोनोकॉट लीफ। ठीक है बेटा, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। एक सिंपल सा वे है इसको ऐसे याद करने का, आपको एग्जाम्पल्स खुद याद रह जाएंगे। सो आई थिंक सो कि आप लोगों को मैंने जितना आज ये पढ़ाया आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much.